हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एडमिशन के केस में रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखिए, जब भी कोई पार्टनर, मान लीजिए एग्जाम्पल के वे में ए और बी दो पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और उन्होंने एक नए पार्टनर सी को एडमिट करा 1/6 शेयर के लिए। तो ऐसे केस में जब सी एडमिट हुआ, उस समय जो फर्म का एग्रीमेंट है जो ए और बी के बीच में था वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा और अब एक नया एग्रीमेंट बनेगा जो ए और बी और सी का होगा। ऐसे केस में जब सी एडमिट हो रहा है, उस समय फर्म क्या करती है कि जितनी अपनी इनऑल टोटल एसेट्स होती हैं और लाइबिलिटीज होती हैं उनका एनालिसिस करती है कि एट प्रेजेंट में उनकी वैल्यू क्या है, जबकि बुक में जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस मेथड के अकॉर्डिंग वो कॉस्ट प्राइस पर लिखी हुई होती है, तो उसकी बुक वैल्यू क्या है। हो सकता है मे बी कि उसकी बुक वैल्यू के कंपैरिजन पर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए और हो सकता है कि किसी एसेट्स की वैल्यू आपके पास में बुक वैल्यू के कंपैरिजन पर कम हो जाए, या कुछ एसेट्स उसके पास में हैं बट वो एसेट्स उसने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर रखी हैं। तो इन केसेस को हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे, और अगर मुझे इनकी मार्केट वैल्यू को नोट करना है एडमिशन के टाइम पर, तो मैं किस अकाउंट का यूज़ करूं जिससे कि इन एसेट्स की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकूं। तो देखिए, जिस अकाउंट्स का हम यूज़ करते हैं उस अकाउंट का नाम होता है हमारे पास में रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये एक तरीके का हमारे पास में क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको ऑलरेडी मालूम है कि जितने भी खर्चे होते हैं हमारे पास में या लॉस होते हैं हमारे पास में, उनको हम डेबिट साइड में लॉस नोट करते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू हमारे पास में क्या हो रही है, कम हो रही है, तभी तो लॉस होगा। और अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू हमारे पास में इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास में उसे किस साइड में नोट करना है, क्योंकि गेन हो आपके पास में या कोई इनकम हो आपको यानी कि फर्म को, तो वो किस साइड नोट होगी, वो इस रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड नोट होगी। तो ऐसे में हमारे पास में इस साइड जाएगी। और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, तो उसको भी हमें किस साइड नोट करना है, क्रेडिट साइड, क्योंकि उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, एसेट्स चाहे बढ़े उसकी वैल्यू कम हो, उसको हम बढ़ाएंगे थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जो प्रेजेंट में वैल्यू है यानी कि जो मार्केट वैल्यू है वो बैलेंस शीट में नोट होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फर्नीचर है और उस फर्नीचर की वैल्यू जो है यानी कि उसकी जो बुक वैल्यू है वो 25,000 रुपीज़ है। तो ऐसे केस में इस समय प्रेजेंट में जब हमने उसको एनालाइज करा एडमिशन के टाइम पर, तो उसकी वैल्यू 22,000 रुपीज़ थी। मतलब हुआ कि 3,000 रुपये से उसकी वैल्यू हमारे पास में कम हो रही है। तो ये 3,000 तो जाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्योंकि कम करेंगे उसकी वैल्यू को, और 22,000 रुपीज़ जो ये लिखे हुए हैं ये हमारे पास में जो दूसरी बैलेंस शीट यानी कि आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, तब हम उसमें नोट करेंगे 22,000। ऐसे ही एग्जाम्पल के मान लीजिए अगर इसकी मार्केट वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 30,000 रुपीज़ है, तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू क्या हुआ, 5,000 रुपीज़ से इंक्रीज हो गई। तो अगर मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो इसकी जो वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा 5,000 से, वो रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू बढ़ाऊंगा, और ऐसे में मेरे पास में जो 30,000 रुपीज़ की वैल्यू है ये जाएगी आपके पास में बैलेंस शीट में। और अगर मान लीजिए इन केस कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स मेरे पास में है, तो उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करूंगा। अगर उसकी मार्केट वैल्यू मेरे पास में दे रखी है 5,000 रुपीज़, तो 5,000 रुपीज़ के नाम से वो नोट हो जाएगी। अगर हम इन एसेट्स और लाइबिलिटी का एनालिसिस कर रहे हैं और इसके लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंस का जो पेमेंट होगा वो भी रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू ही होगा, या उस खर्चे को पार्टनर बियर कर रहा है या पार्टनर पेड कर रहा है जबकि फर्म उसको बियर कर रही है, तो फर्म उस पार्टनर को वो रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू एक्सपेंस का पेमेंट करेगी। अब वन बाई वन हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और इनका जो लॉस और प्रॉफिट निकल कर आएगा ये तो हुआ इसका। इसी तरीके से लाइबिलिटी है, अगर मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो वो किस साइड जाएगी, डेबिट साइड, क्योंकि वो मेरे लिए लॉस है। इसी तरीके से अगर मेरी किसी भी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट होगा। इट मीन्स फर्म के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगी मेरे पास, लाइबिलिटी होगी, तो उसको भी मैं डेबिट साइड में नोट करूंगा। अब इन सबका खर्चा, जैसे मान लीजिए ये है, ये 40,000 हुआ, ये आपके पास में 10,000 हुआ, और ये आपके पास में 6,000 हुआ, तो इस साइड का टोटल हुआ 46,000 रुपीज़। और ऐसे ही हमने क्रेडिट साइड का टोटल करा, तो मान लीजिए इसका टोटल आता है 30,000, इसका टोटल आता है आपके पास में 40,000, और इसका टोटल आता है आपके पास में 6,000। अब इनका टोटल करा तो ये हो गया आपके पास में 76,000। अब देखिए, क्रेडिट साइड का मतलब इनकम साइड हुई,
और डेबिट साइड का मतलब खर्चे वाली साइड हुई। जब इनकम वाली साइड ज़्यादा होगी और एक्सपेंस वाली साइड कम होगी तो आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा? आपको प्रॉफिट। और यहाँ कितने का प्रॉफिट होगा? इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। आपके पास में 30,000 का प्रॉफिट होगा और ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर फ्लैक्चुएट मेथड है तो, और अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और किस रेशियो में ट्रांसफर होगा? ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर होगा, मतलब ए में और बी में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरी ये वाली साइड बड़ी होती, खर्चे वाली साइड ज़्यादा होती और इनकम वाली साइड कम होती तो मुझे क्या होता? लॉस होता। और ये लॉस भी किस में जाता? ये भी ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में जाता। और किस रेशियो में जाता? ओल्ड रेशियो में ही जाता। तो चाहे लॉस आए निकल कर या प्रॉफिट आए, इस रेशियो में डिवाइड होगा। अब वन बाई वन इसके कॉन्सेप्ट की जर्नल एंट्री और लेजर में कैसे पोस्ट करेंगे दोनों को समझते हैं। देखिए हमारे पास में जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेंगे आप तो एंट्री बनेगी आपके पास में एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब भी कोई एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको हम किस साइड नोट करते हैं? डेबिट साइड। चाहे परचेज करें या उसकी वैल्यू बढ़ाएं तो वो डेबिट साइड नोट होगी, क्योंकि वो रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग एसेट जब इंक्रीज होती हैं तो वो डेबिट साइड नोट होती हैं। और इस एसेट्स को जब मैं बढ़ाऊंगा तो किसके थ्रू बढ़ाऊंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो एंट्री बन जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमें यहाँ पर उस एसेट्स का नाम लिखना है जो पर्टिकुलर उस एसेट्स का नाम है। जैसे अगर फर्नीचर है तो मुझे लिखना है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आपके पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो भी चेंज वैल्यू है, जैसे मान लीजिए आपके पास में बुक वैल्यू है इसकी आपके पास में 20,000 और मार्केट वैल्यू है आपके पास में इसकी 25,000। इसका मतलब आपके पास में 5,000 से इंक्रीज हुई तो 5,000 यहाँ आएंगे और 5,000 ही क्रेडिट हो जाएंगे। ये एंट्री पोस्ट होगी। इसी तरीके से अगर किसी भी एसेट्स की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है? कम हो जाती है, तो इस एंट्री की अपोजिट एंट्री हो जाएगी। एंट्री क्या बन जाएगी आपके पास में? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में आ जाएगा क्या चीज? एसेट्स अकाउंट। और मान लीजिए उस इंडिविजुअल एसेट्स का नाम क्या है? मशीन है, तो एंट्री हो जाएगी आपके पास में मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में मशीन अकाउंट। ये एंट्री आपके पास हो जाए। कितना चेंज है? मान लीजिए बुक वैल्यू आपके पास में थी 20,000 रुपीज़ और इस समय जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो है 18,000। तो कितने का चेंज आया? 2,000 का। तो 2,000 रुपीज़ हमारे पास में यहाँ पर नोट हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है। और जो बैलेंस शीट में जाएगा वो आपके पास में ये जो मार्केट वैल्यू है उसको पोस्ट कर देंगे। इसी तरीके से अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है आपके पास में तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए एंट्री बन जाएगी, क्योंकि उसे रिकॉर्ड करोगे आप तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पर ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ये मार्केट वैल्यू पर ही रिकॉर्ड होगी। जैसे कंप्यूटर है तो लिख देंगे कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी मार्केट वैल्यू को ही नोट किया जाएगा। इसी तरीके से लाइबिलिटी के केस में आप ले लीजिए, तो लाइबिलिटीज़ के केस में अगर आप आते हैं तो यही 3 सिचुएशन बनेंगी। या तो लाइबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपको लॉस होगा। जैसे क्रेडिटर्स आपके पास में गिवन है और क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है मान लेते हैं बुक वैल्यू 20,000 है और प्रेजेंट वैल्यू उसकी 22,000 है, मतलब आपको 2,000 का क्या हो रहा है? ज़्यादा पेमेंट करना है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा पेमेंट करना कोई प्रॉफिट का काम तो है नहीं, वो तो लॉस हुआ। तो इस केस में एंट्री बन जाएगी आपके पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करेंगे आप? डेबिट कर देंगे और टू जो लाइबिलिटी है उसका नाम लिख देंगे और लाइबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर्स। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। कॉमन में मैंने लाइबिलिटी लिखी है, जो पर्टिकुलर उस लाइबिलिटी का नाम होगा उसी नाम से वो जाएगी। इसी तरीके से अगर लाइबिलिटी की वैल्यू हमारे पास में कम हो जाए मान लीजिए तो क्या करेंगे? तो एंट्री हमारे पास में बन जाएगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आपके पास में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास में जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो आपके पास में एट प्रेजेंट 19,000 हो गई। इसका मतलब 1,000 से कम हो गया, तो 1,000 से ये एंट्री यहाँ पर पास हो जाएगी और 19,000 जो हैं वो आपके पास में बैलेंस शीट में नोट हो जाएंगे। एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगला केस आपके पास में नेक्स्ट, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, यानी कि ऐसी लाइबिलिटी जो पहले से हमारे पास में रिकॉर्ड नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो एंट्री बन जाएगी आपके पास में
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और मान लीजिए उसका नाम आपके पास में क्या है, सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, ये एंट्री आप पास कर देंगे। तो ये आपके पास में इन ऑल 6 केस हुए। एसेट से रिलेटेड 3 केस होते हैं, लाइबिलिटी से रिलेटेड 3 केस होते हैं। एक आता है आपके पास में रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस। अगर रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस है और हमने कैश में पेड करा है, यानी कि फर्म ने उसको कैश में पेड करा है, तो एंट्री बनेगी आपके पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में कैश अकाउंट। अगर उसका पेमेंट किसने करा है, उसका पेमेंट करा है पार्टनर ने, किसी भी ए पार्टनर ने, मान लीजिए ए ने पेमेंट करा है, उसका पार्टनर ए ने पेमेंट करा है, तो ऐसे में उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा। एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में एस कैपिटल अकाउंट। और एक केस, क्योंकि इन दोनों केसों में कौन बियर कर रहा है, इन दोनों केसों में फर्म जो है इस खर्चे को बियर कर रही है, और इसके केस में फर्म नहीं पेड करा तो रिवैल्यूएशन टू कैश, अगर फर्म की जगह पार्टनर ने पेड करा तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर इस खर्चे को जो बियर है वो भी पार्टनर कर रहा है और पेड जो है वो भी पार्टनर ही कर रहा है, दोनों केसों में कौन पेड कर रहा है, पार्टनर ही पेड कर रहा है, तो इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, नो एंट्री, इस केस में कोई भी एंट्री नहीं बनेगी। और अगर इसी खर्चे को फर्म ने पेड करा है जबकि ये खर्चा किसका है, पार्टनर का है, तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर ए ने पेड करा, ए का खर्चा है तो, और टू फर्म ने तो कैश पेड करा है, तो उस केस में ये एंट्री पास होगी। ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मली ये केस आते नहीं हैं, लेकिन इसलिए समझा दिया है क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेवल बढ़ाएगा तो इस तरीका केस बनाकर दे सकता है आपको, अगर देगा तो आप इसको भी ध्यान में रखकर चलिएगा। अब इसके बाद में आते हैं इसके लॉस या प्रॉफिट की एंट्री। तो लॉस या प्रॉफिट की तो देखिए, लॉस कब होगा, जब हमारे पास में डेबिट साइड ज़्यादा होगी, तो मोर होगी, तब हमारे पास में लॉस होगा। यानी कि आपके पास में डेबिट साइड का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसके डेबिट साइड का जो टोटल है, इस साइड का डेबिट साइड का जो टोटल है वो 40,000 है, और क्रेडिट साइड का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल है आपके पास में, वो मान लेते हैं एग्जाम्पल के वे में, वो आपके पास में कितना है, वो आपके पास में 30,000 है। तो इसका मतलब आपका डेबिट साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो 10,000 का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो लॉस में डेबिट साइड तो ज़्यादा है, तो ये एंट्री पास होगी इसके लिए ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपके पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये लॉस को, क्योंकि लॉस डेबिट बैलेंस होता है तो ट्रांसफर होकर क्रेडिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के वे में अगर ओल्ड पार्टनर 2 हैं तो एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इन केस अगर आपके पास में इसका अपोजिट कर दें, अगर मेरे पास में डेबिट साइड का टोटल मान लीजिए है आपके पास में डेबिट साइड का टोटल 40,000 रुपीज़, और क्रेडिट साइड का जो टोटल है 30 की जगह अगर मान लेते हैं है 50,000, तो 10,000 का आपको क्या हुआ, तो 10,000 क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो यहाँ गेन हो रहा है, मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये भी डिवाइड होगा पार्टनर में। और इस केस में एंट्री बन जाएगी आपके पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में आ जाएगा क्या, जो पार्टनर के नाम है, और कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। किस में जाएगा, कैपिटल। अगर फिक्स मेथड है तो कैपिटल की जगह आ जाएगा करंट अकाउंट। एग्जाम्पल के वे में एंट्री बन जाएगी आपके पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में एस कैपिटल और टू आपके पास में बीस कैपिटल। ये एंट्री आपके पास में पास हो जाएगी प्रॉफिट के केस में। ये सबसे लास्ट में बनेगी और हिडन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली होती है, तो ध्यान से बनाकर जाइएगा। अगर इसका लेजर आपसे मांगता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपको 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। क्या, आपके पास में जितनी भी एसेट्स हैं या तो क्या होंगी, वो बढ़ेंगी या कम होगी। तो जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो जो चेंज वैल्यू है वो डेबिट साइड आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, नंबर 1 चीज। जब आपके पास में एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्रेडिट साइड आएगी, तो यहां आएगी आपके पास में। दूसरा, जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, सॉरी, यहां पर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड आएगी, तो यहां पर इंक्रीज है, यहां डिक्रीज है, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स है आपके पास में तो उसको आप क्रेडिट साइड लिखोगे। ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स की कौन सी वैल्यू लिखेंगे, मार्केट वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो चेंज है उस वैल्यू को लिखेंगे। यहाँ पर भी चेंज वैल्यू लिखेंगे। इसी तरीके से अगर कोई लाइबिलिटी हमारे पास में है और लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आपके पास में किस साइड जाएगी, तब वो आपके पास में जाएगी
डेबिट साइड, और अगर मान लीजिए किसी भी लाइबिलिटी की वैल्यू आपके पास में कम हो रही है तो वो जाएगी आपके पास में क्रेडिट साइड। और इसी तरीके से कोई अनरिकॉर्डेड अगर लाइबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे आप, तो उसको मार्केट वैल्यू पर आप रिकॉर्ड करेंगे किस साइड, डेबिट साइड। अगर कोई खर्चा एक्सपेंस है रियलाइजेशन का और फर्म ने उसको कैश में पेड कराया तो टू कैश के नाम से जाएगा रियलाइजेशन का आपके पास में क्या चीज़, एक्सपेंस। और अगर उस खर्चे का पेमेंट किसी पार्टनर ने करा है, मान लो ए ने करा है, तो वो एज कैपिटल के नाम से जाएगा, ये रियलाइजेशन का क्या है, खर्चा है। और पेड जो है वो पार्टनर ने करा है जबकि फर्म का ये खर्चा था। इसी तरीके से हमारे पास में अब दोनों साइडों का टोटल कर लीजिए। अगर मेरे पास में क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन के नाम से। और गेन ऑन रिवैल्यूएशन किस में डिवाइड हो जाएगा, ए में और बी में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो ये 10,000 आता है और ये जाएगा किस रेशो में, 3:2, यानी कि ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में। तो 6,000 इसको जाएगा और 4,000 इसको जाएगा और ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरी डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय लॉस के नाम से, और ये भी किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी ध्यान रखिए कौन से पार्टनर के नाम लिख रहा हूँ, ओल्ड पार्टनर के नाम लिख रहा हूँ, और किस रेशो में डिवाइड होगा, ओल्ड रेशो में। सेम एज यहाँ भी ये कौन से पार्टनर हैं, ये ओल्ड पार्टनर हैं, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा हूँ इसको, ओल्ड रेशो में डिवाइड कर रहा हूँ। ये आपके पास में ऑलरेडी पॉइंट इन ऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। जो ऑब्जर्वेशन है वो 3 ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखिएगा। नंबर वन बाय, वो कह रहा है एसेट्स या तो इंक्रीज कह रहा है आपके पास में, या तो आपसे बोल रहा है एसेट्स इंक्रीज, या बोल रहा है आपके पास में डिक्रीज। लेकिन बोल किस में रहा है, बाय करके बोल रहा है। तो इसका मतलब ये चेंज बोली, जैसे कह रहा है बाय 10%, तो इसका मतलब हुआ कि बुक वैल्यू उसकी गिवन करेगा वो, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है तो 1 लाख रुपीज़ का 10% आप कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा आपके पास में 10,000। तो इसका मतलब कितने का चेंज हुआ, 10,000 का चेंज हुआ। तो एक तो क्या वर्ड यूज रखना है, बाय। दूसरा कह रहा है बाय ₹10,000, तो 10,000 मतलब चेंज वैल्यू दे रहा है 10,000। अब बढ़ रहा है तो मार्केट हो गया, मार्केट वैल्यू हो जाएगी इसकी 1 लाख प्लस 10,000, दैट इज 1,10,000। डिक्रीज हो रहा है तो 1 लाख माइनस 10,000, दैट इज 90,000। ये बैलेंस शीट में जाएगी। दूसरा कह रहा है वो एट, एक क्या बोलता है एट, इंक्रीज टू या इंक्रीज एट, मतलब या तो एट बोलेगा, एट का मतलब मार्केट वैल्यू दे रहा है वो आपको। अब यहाँ कंपेयर कर लीजिए, अगर यहाँ 1 लाख रुपए वैल्यू और यहाँ दे रहा है 90,000, तो कंपेयर कर देख लीजिए वैल्यू क्या हो रही है, 10,000 से कम हो रही है। अगर यहाँ दे रहा है वैल्यू वो 1,05,000, इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू आपके पास में 5,000 से इंक्रीज हो रही है। तो जो चेंज वैल्यू है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट हो जाएगी। एक बोलता है वो एट, वो सॉरी एट तो हो गया टू का मतलब हुआ इंक्रीज टू, यहां पर ये दोनों वर्ड यूज करेगा, इंक्रीज टू या डिक्रीज टू। इंक्रीज टू का मतलब इतनी रुपए हो गई। जैसे मान लो किसी आदमी का वेट 50 kg है और अब उसका वेट 60 kg हो गया, तो मैं इसे दो तरीके से कह सकता हूं, इंक्रीज टू 60 kg, यानी कि बढ़ा वजन उसका और बढ़कर अब 60 kg हो गया, तो इसका मतलब 10 kg से बढ़ा। तो इसी तरीके से अगर वो कह रहा है कि इंक्रीज टू, आपके पास में यहां पर जैसे 1 लाख है, वो कह रहा है कि इंक्रीज टू 1,05,000, बढ़ी वैल्यू और बढ़कर 1,05,000 हो गई, तो कितने से बढ़ी, इसका मतलब आपके पास में 5,000 से इंक्रीज हुई। तो एक तो टू का दिमाग में रखना और एक बाय का दिमाग में रखना, दोनों चीजें मतलब टू और बाय ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। या डिक्रीज टू मतलब कम हो गई, तो कम होकर कितनी हो गई, मान लीजिए आपके पास में 96,000 हो गई, तो इसका मतलब पहले कितनी थी 1 लाख, अब हो गई 96, तो कितने से कम हुई 4,000 से। तो इंक्रीज टू, इंक्रीज बाय, ये दो बातें, और एक एट। एक होता है ओवर वैल्यूड, वो कह रहा है कि जो फर्नीचर है वो आपके पास में क्या है, ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ज्यादा नोट है। कितने से ज्यादा नोट है, तो मान लीजिए यहां पर आपके पास में वो कह रहा है 20,000 से ज्यादा नोट है, तो इसे क्या करोगे, इसको इतने रुपए से कम करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह रहा है वो कि ये जी 10% से ज्यादा है, परसेंट में दे रहा है, तो फिर कैसे निकालोगे, तो ओवर वैल्यूड की कंडीशन में ये 10% से ज्यादा पे नोट है, तो इसका मतलब 100% तो उसकी बुक वैल्यू हो गई एक तरीके से, और 10% से वो ज्यादा पर नोट है, तो इस समय जो मार्केट वैल्यू हुई वो इसकी, यानी कि जो नोट है इस समय वो इस मार्केट वैल्यू पर 110% पर नोट है। तो इसका फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी एसेट्स की वैल्यू है
जो भी ओवर वैल्यूड है, जो बुक में यानी कि बैलेंस शीट में गिवन है वो ओवर वैल्यूड है, तो ओवर वैल्यू की कंडीशन में जो भी एसेट्स की अमाउंट गिवन होगी मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ये जरूर ध्यान रखना क्वेश्चन में, 100 प्लस रेट। जैसे एग्जाम्पल के में मान लीजिए 1,10,000 की ये वैल्यू गिवन है और इनटू 10 डिवाइडेड बाय 110, इसका मतलब हुआ ये 10,000 से ज़्यादा नोट है, तो 10,000 की वैल्यू को मुझे क्या करना है, कम करना है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर इनऑल होना ही चाहिए बढ़िया तरीके से। तो ओवर वैल्यूड में रेट प्लस 100 प्लस रेट। इसी तरीके से क्या कह सकता है वो, अंडर वैल्यू भी तो कह सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं। अगर अंडर वैल्यूड वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंडर वैल्यू बोल रहा है, इसका मतलब वो कम नोट है। तो कम नोट है तो उसकी एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड लिखोगे, उसको क्रेडिट साइड लिखोगे। अब वो कह रहा है अंडर वैल्यूड ₹5,000, तो पूरे 5,000 से लिख दो। लेकिन अगर यहां पर वो रेट में बोल रहा है कि अंडर वैल्यूड बाय 5%, तो क्या करोगे, तो फिर फॉर्मूला बनेगा जो भी एसेट्स की बैलेंस शीट में वैल्यू गिवन है वो 5% से कम नोट है। जैसे 100% पर नोट होनी चाहिए थी और 5% कम है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 95%। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो एसेट्स की वैल्यू होगी हमारे पास में इनटू आपके पास में रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट, 100 माइनस रेट। तो ये आपके पास में फॉर्मूला बन जाएगा, एसेट्स मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट। अब एग्जाम्पल के मान लीजिए आपके पास में कोई वैल्यू 95% पर नोट है और 5% डिवाइडेड बाय 95 क्यों, क्योंकि 100 में से मैंने जो रेट है 5% उसे मैंने लेस कर दिया। और यहाँ मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी 5,000। ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको बताया क्या चीज़, एक तो ऐड बताया, एक आपको मैंने बाय बताया, एक मैंने आपको टू बताया, एक मैंने आपको ओवर वैल्यू बताया, और एक इसी के साथ में हो गया अंडर वैल्यू। ये जो वर्ड मैंने बताए हैं ये आप ध्यान रखिएगा, चाहे एसेट्स के लिए यूज हो रहे हो या लाइबिलिटी के लिए यूज हो रहे हो। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने एक वीडियो में कराए हैं, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिएगा।